नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं पोषण, इससे संबंधित जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो दोस्तों कवर करने वाले हैं। इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी, जो कि आपको हैंड रिटन भी मिलेंगी, प्लस जो टाइपिंग वाली होती हैं वो भी मिलेंगी, प्लस जो बुक्स की होती हैं वो भी आपको जो पीडीएफ है फ्री में मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण के जो जनक हैं वो कौन है? तो एंटोनी लेवोसियर ये जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण के जो जनक हैं। और न्यूट्रियस का अर्थ क्या होता है? तो लालन पोषण करना। तो लालन पोषण करना ये दोस्तों जो है न्यूट्रियस का अर्थ होता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों ये आप लोग लिखते हुए चलेगा, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है। दोस्तों कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, 5-5 मिनट में केवल एक जो है बहुविकल्पी प्रश्न कराते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराएंगे। चलिए दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 4 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम यहाँ पर हम प्रोटीन खाएंगे, 1 ग्राम जो आपकी प्रोटीन होती है उसे खाने पर कितनी मिलेगी? तो उसे खाने पर भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर हम 1 ग्राम इनमें से कोई भी खा लें तो 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिल जाएगी। अब 1 ग्राम बसा खाने से कितनी जो ऊर्जा मिलती है? तो 9 किलो कैलोरी। तो बसा में यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी हमें मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर 5 किलो कैलोरी इससे प्लस में मिलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अपेक्षा। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 100 ग्राम केले में कितने किलो कैलोरी होती है? तो जो 100 ग्राम केले होते हैं उनमें 104 किलो कैलोरी होती है। और 100 ग्राम मानव दूध में कितनी कैलोरी होती है? तो दोस्तों ये होती है 66। आगे 100 ग्राम गाय के दूध में कितनी जो है किलो कैलोरी होती है? तो वो होती है 67 किलो कैलोरी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, 100 ग्राम भैंस के दूध में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 117 किलो कैलोरी। 100 ग्राम भैंस का दूध 117 किलो कैलोरी। अब दोस्तों अगर हम आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया गया है भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो भोजन के जो आवश्यक घटक होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, लवण, जल। तो अगला जो है प्रोटीन किसकी सरलतम इकाई है? तो अमीनो अम्ल की सरलतम इकाई है। तो दोस्तों ये जो प्रोटीन होती है ये अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं लगभग 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब कितने अम्ल मिलकर, ये दोस्तों हाँ अगला प्रश्न ही हमारा, कितने अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न, प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो शरीर के जो टूटे फूटे तंतु होते हैं उनकी मरम्मत करना इसका कार्य होता है। आगे प्रोटीन का संगठन क्या होता है, किससे किससे मिलकर बनी होती है प्रोटीन? तो प्रोटीन जो है आपका जो है ऑक्सीजन यानी ओ, और साथ साथ कार्बन यानी सी, नाइट्रोजन यानी एन, हाइड्रोजन यानी जो आपका एच है, और सल्फर, ये दोस्तों इनसे मिलकर बनी होती है। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन आवश्यक हैं, तो जो है यहाँ पर 20 प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो आवश्यक हैं, जिसमें से जो 10 हैं वो शरीर में बनते हैं और 10 हम भोजन से लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम में हमें किसकी आवश्यकता होती है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है इससे हमें जो विटामिन डी ये भी प्राप्त होती है। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर में किस रूप में परिवर्तित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा। और ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, जल। तो दोस्तों ये जो होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। आगे दोस्तों ऊर्जा मापन की विधि क्या है? तो ये जो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष में बॉम्ब कैलोरीमी होती है, और जो अप्रत्यक्ष विधि होती है ये होती है ऑक्सी कैलोरी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों खोज आपकी बर्जिलियस ने की थी, 1938 में की थी। पिछला वीडियो था वहाँ पर 1930 शायद गलती से टाइप हो गया था। तो दोस्तों वो टाइप कराई जाते हैं, इसलिए कभी कभी वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये जो है मरासमस और क्वासिरकोर, ये दोस्तों 2 रोग होते हैं, ये बच्चों में प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। किसी भी खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दें? तो दोस्तों उसे अगर हम ग्लूकोज दे दें
तो वहाँ पर उसे जो खिलाड़ी या धावक है उसे तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। फलों की शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये फ्रक्टोज जो है ये फलों की शर्करा होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? तो वो भी उसका नाम भी है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज ये दोस्तों सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो ये सैक्रीन। तो ये जो सैक्रीन होती है ये सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला दोस्तों, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका यहाँ पर माल्ट शुगर है इसके नाम से किसे जानते हैं? तो आपका जो माल्टोज है इसे माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, नाम से ही प्रतीत होता है। दुग्ध में क्या पाया जाता है? तो दुग्ध में जो है कैल्शियम पाया जाता है। आगे दोस्तों, पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण क्रिया जो है इसकी खोज की थी। नाम से ही आप समझ सकते हैं पाश्चर और यहाँ पर पाश्चुरीकरण। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे दुग्ध के पाश्चुरीकरण में दुग्ध को किस ताप पर गर्म किया जाता है? तो 62.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है दुग्ध की जो पाश्चुरीकरण क्रिया होती है इसके लिए। दुग्ध श्रावण और निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन और यहाँ पर प्रोलैक्टिन होता है। ये जो आपका दुग्ध श्रावण और निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। अकृत्रिम यानी कि संश्लेषित दूध में प्रोटीन के रूप में क्या मिलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर यूरिया मिलती है। आपकी जो कृत्रिम दूध होता है इसमें प्रोटीन के रूप में यूरिया मिलती है। दुग्ध का पीएच मान क्या होता है? तो 6.4 ये दुग्ध का जो है पीएच मान होता है। और माँ के दूध के बाद सबसे मीठा दूध किसका होता है? तो दोस्तों ये गधी का दूध होता है। आपको थोड़ा फनी लग सकता है लेकिन ये दोस्तों राइट आंसर है। जो माँ के दूध के बाद सर्वाधिक मीठा दूध होता है वो गधी का दूध होता है। आगे दोस्तों, पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन होता है तो दोस्तों वो स्टार्च के रूप में होता है। दोस्तों आगे अगर हम चलें तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो जो जिलेटिन नामक स्टार्च होता है उसका दोस्तों ये बना हुआ होता है कैप्सूल का आवरण। ये दोस्तों आप लोग लिखते हुए चलिएगा साथ में, इससे दोस्तों बाद में आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएँ। दोस्तों चलिए आगे हम देखते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? तो सेल्यूलोज ये दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। अकशेरुकीय जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का ये जो है बना होता है। जो अकशेरुकीय जंतु होते हैं इनका जो बाह्य कंकाल है काइटिन का बना होता है। और जो कशेरुकीय जंतु हैं उनका बाह्य कंकाल उनका जो है किरेटिन का बना होता है। ये काइटिन और ये किरेटिन। वसा के निर्माण में किस बंध का योगदान होता है? तो एस्टर बंध का योगदान होता है। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है तो वो वसा से मिलती है सर्वाधिक ऊर्जा। और शरीर में तत्काल ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट। नारियल के तेल में कौन सी वसा होती है? तो संतृप्त वसा। और जो वनस्पतिक तेल होते हैं इनमें कौन सी वसा होती है? असंतृप्त वसा। जंतुओं में कौन सी वसा होती है? संतृप्त वसा। और वनस्पति तेल में वनस्पति घी का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रोजनीकरण विधि। और दोस्तों वनस्पति के बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो निकल का जो वनस्पति होती है उसे बनाने के लिए निकल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अगला है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सर्वाधिक होती है संतृप्त वसा में जो है ये सर्वाधिक होती है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी मात्रा संतृप्त वसा में सर्वाधिक होती है जो कि जंतुओं में पाई जाती है। आगे, स्त्रियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो एस्ट्रोजन ये दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा हार्ट अटैक क्यों होते हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की इनके अंदर अधिकता हो जाती है। शरीर के ताप का नियंत्रक होता है ये जल, वसा, हाइपोथैलेमस। ये दोस्तों शरीर का जो ताप होता है इसके नियंत्रक होते हैं। अमीनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं? दोस्तों पेप्टाइड जो आपका बंध होता है इसके द्वारा जुड़कर ये दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल जो हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक कौन होता है? तो प्रोटीन आपकी होती है। दोस्तों ये शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ब्रेकर एवं मेकर विटामिन कौन सी है? तो दोस्तों जो विटामिन डी है ये ब्रेकर एवं मेकर विटामिन है जो कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था ये धूप में
पाई जाती है। जो सुबह सुबह की धूप होती है उससे विटामिन डी मिलती है। आगे भोजन का प्रमुख अंग है, तो कार्बोहाइड्रेट ये भोजन का प्रमुख अंग है। सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो ये विटामिन को कहा जाता है। इस यौगिक समूह को सहायक आहार कहा जाता है, तो विटामिन को कहा जाता है। शुष्का छिकोप, जीरोथैल्मिया, आँख का पानी सूखना, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे वहाँ पर विटामिन ए जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, और मुख्यतः इसी की कमी से आँख के जो भी रोग हैं वो हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत। तो जो अंकुरित गेहूं होते हैं विटामिन ई का जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो पोटेशियम हृदय की जो धड़कन है उसे नियंत्रित करता है। के खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। दांतों के क्षय यानी सड़ने को रोकने के लिए क्या टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? तो फ्लूराइड ये दोस्तों टूथपेस्ट में पाया जाता है, जिससे कि जो दांत हैं उनका जो सड़न होता है वो रुक जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, तो कीमोथेरेपी ये दोस्तों कैंसर के इलाज में जो है प्रयुक्त होता है। ब्लड कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 ये आपका दोस्तों ब्लड कैंसर में जो आपका इलाज होता है तो उसमें ये प्रयोग करते हैं। किस बीमारी में रक्त शुगर बढ़ जाता है? तो आपका जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ बीमारी, तो दोस्तों इसमें जो है आपका रक्त जो है उसका शुगर जो है बढ़ जाता है। आगे दोस्तों ईईजी यानी कि इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी किस अंग का कार्य जो है प्रकट करती है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। एक कठोर परिश्रमी को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये थे आपके प्रश्न। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो पहला पेज है एक दोस्तों PDF मैंने प्रोवाइड कराई थी। ये पहले पेज के केवल वहाँ पर इतने आपके जो क्वेश्चन हैं वो पहले से ही प्रोवाइड है, लेकिन दोस्तों ये जो नीचे के क्वेश्चन है वो न्यू क्वेश्चन है। आप लोग इन्हें दोस्तों देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।